Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to start with the unit number 4th of class 11th Economics, Indian Economic Development. This unit is all about the comparative study between the India and its neighbors. We will study about the simple performances, the demographic transitions, how the sectors are performing, and why we choose only these three economies. Means there are so many other neighbors of India. इंडिया के हमारे और भी बहुत सारे नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका, जैसे म्यांमार, भूटान. देन व्हाई ओनली पाकिस्तान एंड चाइना? हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये तीनों इकोनॉमीज में बहुत सारी चीजें एक साथ हुई. एक साथ मतलब जैसे इंडिपेंडेंस भी इनकी बहुत आसपास हुई, देन उसके बाद इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये भी बहुत आसपास हुए, देन उसके बाद इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस. फाइन. सो व्हाई वी चूज अबाउट दीज थ्री इकोनॉमीज? हमने इन्हीं के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि इनके बहुत सारे लैंडमार्क्स बहुत आसपास हुए. जैसे इनकी इंडिपेंडेंस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इनके इंडिपेंडेंस बहुत ही एक दूसरे के क्लोज है. उसके बाद बात की जाए इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की. हां जी, चाइना और पाकिस्तान दोनों में रिफॉर्म्स आए थे. रिमेंबर यूनिट नंबर 2 में हमने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो कब आए थे? 1991 में. इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स आए थे. तो मेन नोटिस करने वाली बात यह है कि इन तीनों ही इकोनॉमीज के मेजर लैंडमार्क्स बहुत ही एक साथ और बहुत क्लोज आए. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दीज इकोनॉमीज. Let us start talking about the development in the China. Let us start focusing on China now. Yes guys, as you can see on the screen, we are talking about the development path of China. So, what is written? Once the People's Republic of China was established, the country's economy was controlled by the government. तो जैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया. इनिशियली द इकोनॉमी वाज एग्रेरियन इन नेचर, मीन्स द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन द मेजॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द contribution in the GDP. So it was more agrarian economy. But after the Great Leap Forward GLF campaign initiated in 1958 by Mao Zedong, that he was the president of the time, which basically focused on the industrialization, aimed at industrializing the economy on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyard. So लोगों को एनकरेज किया गया कि वो अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री को ओपन करें. छोटा मोटा बिजनेस जिसे हम नाम देते हैं कि इसका कॉटेज इंडस्ट्री का. तो घर के बैकयार्ड में अपना एक बिजनेस सेटअप करें आप, जिससे मेन इंपैक्ट ये पड़ता कि वो ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को काम देता, लेकिन अगर उसका बिजनेस बढ़ता तो और भी लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता. So under commune system, people collectively cultivated lands. In 1958 there were 26,000 communes that covered almost all the farm population. So what was that commune system? Commune system is all about guys कि अगर एक इकोनॉमी एक विलेज के अंदर मान लीजिए कि 20 फार्मर्स हैं जो अपने छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड को कवर करते हैं ना, अगर उनके जो 20 पीस ऑफ लैंड है, व्हाट इफ कि अगर वो सब मिलजुल के काम करें और गवर्नमेंट उसमें उनकी हेल्प करे कि लाइक व्हेन इट कम्स टू द हार्वेस्टिंग, आप अपनी ह्यूमन लेबर लगाने की जगह गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट एक बड़ा सा हार्वेस्टर भेजेगी और एक साथ सारा काम कर देगी, एक साथ सारी कटाई कर देगी.
तो मिलजुल के काम करना। इससे हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हुई, और बाकी लोगों को बोला गया कि आप नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ जाएं, दूसरे बिजनेसेस को ट्राई करें, आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट ना रहे। हाउएवर, GLF campaign was faced with problems of severe drought that killed about 30 million people and withdrawal of the Russian professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. So, ये एक छोटा सा natural disaster था by their home country when Russia had conflicts with China. So, in 1965, Mao introduced the Great Proletarian Scheme. So, the Great Proletarian Scheme, which happened between 1966 to 76, under which the students and professionals were sent to work and learn from the countryside. Countryside क्या होता है हमारा? Guys, outskirts area. Usually, there is a system of what कि डोमेस्टिक एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर यू कैन नॉट ओपन एन इंडस्ट्री। सो कंट्री साइड यानी कि टाउन के बाहर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, बिल्ड की जाती है, जो फर्दर एनवायरमेंट को बचाए रखने में हेल्प करती है। और इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाया गया कि लोगों को अगर हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है तो उन्हें पहले हमें स्किल्स देनी होगी। तो अगर लोगों को स्किल्स एक्वायर करवानी है तो क्या कि प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को पब्लिक हॉलीडेज पे, वीकेंड्स पे ऐसे कंट्री साइड पे भेजा जाता था, उन्हें एनकरेज किया जाता था कि आप जाओ वहां पर, अपनी पसंद का कोई काम देखो, वो करना शुरू करो, आप उसे सीखना शुरू करो आप। जिससे हुआ यह कि लोगों को, बच्चों को अपनी बहुत अर्ली एज में ही एक स्किल मिल गई, और उस ही स्किल से उन्होंने अपना आगे काम करना शुरू किया, जिससे अगेन उनकी लाइफ तो स्टेबल हुई और उन्होंने आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया। सो द ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट मेकिंग good human capital. I hope you remember the concept of human capital formation. So, it was all about building the good human capital. However, the fast industrial growth in China can be traced back to the reforms of 1978, which were introduced in stages. तो अगर हमें चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कब से, जब उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। कब आए वो? 1978 के अंदर। तो 1978 में चाइना के रिफॉर्म्स आ गए थे गाइस, और इन रिफॉर्म्स के थ्रू चाइना ने जो जर्नी अपनी स्टार्ट करी वो आज तक एंड नहीं हुई है, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। The production is really very high. Nowadays, China is at number 1 when it comes to GDP, especially on the basis of PPP, purchasing power parity. So let us talk about the reforms in the different phases. Number 1. In this first phase, reforms were initiated in agriculture. सबसे पहले एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म्स शुरू किए गए वो किए गए हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, कि हम उसके अंदर रिफॉर्म्स करें। देन फॉरेन ट्रेड के अंदर हम उसके अंदर रिफॉर्म्स को लेकर आए, एंड देन हमने बात करी अबाउट द इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो यहां पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स भी हुई। तो इन्वेस्टमेंट्स यहां पर ओपन कहां हुई थी? बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो वहां के लिए हमने नई नई सर्विसेज को स्पॉन्सर करने के लिए बाहर से हमने इन्वेस्टमेंट बुलाई। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर इंस्टेंस, communes land were divided into small plots
तो जितने भी हमारे कॉम्यून्स थे उनको हमने स्मॉल प्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया, which were allocated for the use not the ownership to individual households, मतलब that was for everybody. So you just come and start producing on that land, and that particular land would be used by a few bunch of people from a particular village, and they'll use that in order to produce. Fine. So they were allocated, they were allowed to keep all income after paying the stipulated taxes. तो जितने भी उनका टैक्स बनता था उसको पे करने के बाद उनको सारी इनकम रखने का पूरा हक था, which wasn't there before their independence. Then in the later phase, what happened? Reforms were initiated in industrial sector. उसके बाद रिफॉर्म्स कहां इनिशिएट किए गए? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. So in the industrial sector. So what is written? Private sector firms and village enterprises. इसको बहुत प्रमोट किया गया. प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और विलेज एंटरप्राइजेस को, की जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट किया गया बहुत, कि those enterprises which were owned and operated by local collectives and were allowed to produce goods. Simple. Then government owned enterprises were made to face competition. तो जो गवर्नमेंट मेड एंटरप्राइज थी उनको कंपटीशन फेस करने के लिए मार्केट में ओपन किया गया, मतलब कि अब बाहर बाकी के इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आके आराम से कंपटीशन दे सकते हैं इनको. फाइन. तो कॉम्यून्स का सिस्टम बहुत फॉलो किया गया, इकोनॉमी को ओपन किया गया. दिस फेज ऑल्सो इंक्लूड द डुअल प्राइसिंग, दैट इज फिक्सिंग प्राइसेस इन टू वेज. यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड रेस्ट वर बॉट एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस. मतलब क्या हुआ इस चीज का? इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक बेचा और खरीदा जाएगा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस में, एंड देन उसके बाद जब वाली क्वांटिटी क्रॉस हो जाए देन यू कैन चार्ज योर ओन प्राइस. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ पॉलिसी विच वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, कि हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक एक पर्टिकुलर प्राइस चार्ज करेंगे और उसके बाद जो मार्केट का रेट है वो चलेगा. नाउ यहां पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाइना में ओपन की गई, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसा पर्टिकुलर गाइस एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट स्पेशली कंस्ट्रक्ट करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली जो स्पेस बनाया गया हो उसके अंदर कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, लाइक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम साफ सुथरा प्लेस, पूलिंग की जाती है वहां पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टॉप बिजनेसेस की, और गवर्नमेंट वहां पर बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना में बनाए गए. तो ये थी चाइना की स्टोरी, जिसमें हमने बहुत नई चीजें देखी कि चाइना ने कैसे अपने रिफॉर्म्स को 1978 के अंदर स्टार्ट किया, और उन्होंने तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा. देन द सिस्टम ऑफ कॉम्यून्स which was very very successful, especially in an economy which is agriculture oriented. Now let us start talking about the Pakistan. Now Pakistan's economic policies bear a resemblance to India's. Again it was the part of India only, तो resemblance तो वैसे ही होगी. Pakistan follows mixed economic model, so as India, where private and public sector cooperate. In the late 1950s and 60s, a variety of regulated policy framework for import substitution industrialization was introduced.
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस कि कोई चीज बाहर से खरीदने की बजाय हम अपनी ही कंट्री में उसको बनाए, उसका सब्स्टिट्यूट हम तलाशें। तो ये इंडिया वाली ही पॉलिसी है। इंडिया में भी इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया और जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, कि बाहर से ट्रेड करने से पहले जरा आप अंदर देख लें। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, कि भी टैरिफ प्रोटेक्शन हमें मिल रही है। और सीधी सी बात यह है कि जो टैरिफ प्रोटेक्शन है दिस विल लीड्स टू क्रिएशन ऑफ द सेफर एनवायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। उनके लिए एक सेफर एनवायरमेंट बन जाता है और कुछ भी नहीं। और दिस वुड लीड्स टू अगेन फ्यू नेगेटिव थिंग्स एज वेल। इसकी अपनी कुछ नेगेटिव चीजें भी हो जाती हैं। नेगेटिव चीजें जैसे क्या कि इकोनॉमी के अंदर मोनोपोलीज बन जाएगी। मोनोपोलीज बनेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एफिशिएंसी लूज हो रही है, कंपटीशन नहीं आएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट वुड लीड्स टू सो मेनी लूप्स, सो मेनी नेगेटिव थिंग्स। और वही कि पाकिस्तान में पॉजिटिव से ज्यादा इसका नेगेटिव असर हुआ और ज्यादा अच्छा उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। नाउ कंट्रोल ऑन competing imports. Now green revolution led to mechanization and rise in food grains. कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी पाकिस्तान में आया जिसने कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब मॉडर्न मीन्स मॉडर्न मशीन्स को यूज करना शुरू किया। एंड राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसने बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को बढ़ाया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ाई गई। इन 1970s and 80s there was a shift in its policy orientation where major thrust areas were denationalization and the encouragement to private sector. So denationalization means कि आपने कंट्री को कंपनीज को आपने एक पर्टिकुलर एरिया की बजाय उसे इंटीग्रेट किया, प्रॉपर इकोनॉमी में, प्रॉपर वर्ल्ड में उसे ओपन किया गया। और अगेन लेट द कंपटीशन कम इन, लेट द फर्म्स गो आउट, लेट द फर्म्स प्ले इन द ओपन मार्केट। सो देयर वाज जस्ट अबाउट दिस। सो पाकिस्तान received financial support from western countries and remittances from increasing outflow of immigrants to Middle East, which stimulated economic growth. तो बहुत जो लोग माइग्रेट कर रहे थे मिडिल ईस्ट की तरफ, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा उनकी अनस्टेबल हो रही थी, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं चल रही थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उनको बड़े सपोर्ट मिलने लगे। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? ग्रांट्स, जो ऐसे ही आप चैरिटी, डोनेशन, चंदा दे देना। गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या कि अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाने लगे ताकि वो एनकरेज हो, वो बिजनेस करें और अच्छे से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर ही एक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को डिराइव करता है कि उस इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर कैसा है, क्या प्राइवेट सेक्टर वहां का ठीक से फ्लरिश कर रहा है या नहीं। लाइक आज की डेट में जो आपको इंडिया की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर ने मैक्सिमम जॉब एम्प्लॉयमेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज दे रखी है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं इंडिया में। ऑल दिस क्रिएटेड अ कंड्यूसिव climate for new investments. In 1988 reforms were initiated in Pakistan. Fine. तो फाइनली 1988 में यहां पर रिफॉर्म्स हुए। तो बेसिकली चाइना में रिफॉर्म्स 1978, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स 1988, इंडिया में रिफॉर्म्स 1991. So comparison of the development indicators. So let us start talking about these are the development indicators
first is the demographic indicators, second is the growth indicators and third is the human development indicators. तो हम इन बेसिस पर डेवलपमेंट को यहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं. विल टॉक अबाउट दिस नाउ. वी शैल कंपेयर demographic indicators of India, China and Pakistan on the basis of these things. तो जरा इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं यहां पर. So let us start talking about these things. Now, so these are the indicators. So in India, the estimated population in millions is 1241.5. So यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितनी 1.24 बिलियन, यानी कि लगभग 124 करोड़. और एनुअल हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है किस पेस से बढ़ रही है 1.3%. हर साल लगभग इतने से मेरी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. देन डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है. पॉपुलेशन और एरिया का जो रेशियो चलता है वो कितना है 411 लोग ऑन एन एवरेज यहां पर हर किलोमीटर पर आपको मिलेंगे इंडिया में. फाइन. नाउ सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सेक्स रेशियो इज सो पुअर इन चाइना बिकॉज ऑफ द सिंगल चाइल्ड पॉलिसी. तो चाइना में तो इस चीज का बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला कि अगर हम सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चलाते हैं तो सन प्रेफरेंस की वजह से थिंग्स ऑन वर्ड्स ओवर देयर. तो देन इंडिया की बात की जाए तो यहां पर जो सेक्स रेशियो है दैट इज 940. चलिए हम एक बार वन बाय वन सभी का कंपेयर करते हैं. पॉपुलेशन की हमने बात करी. इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 124 करोड़, चाइना की पॉपुलेशन लगभग 134 करोड़, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज सो लेस. फाइन. इट्स जस्ट लाइक यू कैन से 17 करोड़, 60 lakhs something. Fine. So we are very populated as compared to Pakistan. So now annual growth की बात की जाए तो इंडिया की 1.3% थी, चाइना की 0.4 हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम. पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है 1.8. फाइन. देन डेंसिटी की बात की जाए तो वही सबसे कम चाइना की 143 पीपल यू विल फाउंड पर स्क्वायर किलोमीटर एंड इन पाकिस्तान इट्स 225 बट इन इंडिया इट्स वेरी वेरी हाई. सेक्स रेशियो की हम बात कर रहे थे. इंडिया में इट्स 940 बॉयज ऑन एवरी 1000 गर्ल्स एंड इन चाइना इट्स 926 द लोएस्ट एंड 943 द हाईएस्ट इन पाकिस्तान. Then let's talk about the fertility rate. So the fertility rate is on an average 2.5 babies in every family. In China that is 1.6 and in Pakistan is on an average that is 3.2. The fertility rate. So urbanization, the pace of the urbanization is 30.3 in India. In China it's 47.8, in Pakistan it is 36.2. So when it comes to the pace of the urbanization, the Pakistan is ahead of India, of course. So let us talk about the population one by one. Let's talk about each indicators. Looking at the global population, out of every 6 people living in the world, 1 is a Chinese and 1 an Indian. तो जितनी भी total population है, the total population on earth is like 7.5 billion, मतलब लगभग 750 करोड़ लोग रहते हैं हमारे अर्थ पे, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 में से एक आदमी चाइनीज है और एक आदमी इंडियन है. द चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1347.6 मिलियन, मीन्स लगभग 135 अप्रॉक्स करोड़ पीपल. एंड इंडिया रैंक द सेकेंड वन with approximately 1.24 billion people, लगभग 124 करोड़. Population of Pakistan is very less, like 17 crores, and account for roughly about 1/10 of China or India. So annual growth of population, in spite of being the world's most populated country,
China's annual growth rate of population is just 0.4%. Is lower than compared to India's, that was 1.3%, and Pakistan's 1.8%. This is largely due to the one-child policy introduced in China in 1970s, which has been reduced the population of the growth rate, but which was stopped in 2015. So that was the point. Now, density of population density के बारे में अगर हम बात करें, so population density is, although China is the most populated country in the world and its density is the lowest, its density is the lowest, just 143 people per kilometer. Due to its largest geographical area, density of China is low in comparison to the India. So of course इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और जोग्राफिकल एरिया बहुत कम है, चाइना बहुत बड़ा है साइज में. सो दैट इज 411 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड पाकिस्तान दैट इज 225 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. फाइन. सो नाउ दिस इज द केस. आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस. You know, sometimes the health doesn't supports you. So sex ratio is low and biased against females in all the three countries due to the son preference. In India, the sex ratio is 940 females per 1000. In China and Pakistan, it is 926 and 943 females per 1000. Fine. So sex ratio is not at all good in all the three countries because of the son preference. Everybody wants son. So not at all a good thing. Next is fertility rate. Fertility rate defined as the number of children born by a woman in the reproductive age of 15 to 45 on an average. So that is what I just said. Is highest in Pakistan with 3.2 births per woman in comparison to 2.5 births per woman in India and 1.6 births per woman in China. So Pakistan is ahead. Then urbanization. Let's talk about the urbanization. So of course Pakistan is leading, China is leading, then Pakistan is on number 2 and India is on number 3. In comparison to only 30.3% of Indian people living in urban areas, 47.8% of people in China and 36.2% people in Pakistan are living in urban areas. So let us talk about the growth indicators now. Now, in the present date, China is more advanced than India and Pakistan. Now, this is obvious that China has a lot more production, a lot more good technology with them. No doubt, China has a lot of things. So China is more advanced than India and Pakistan. In spite of all the three countries having similar growth rates and per capita till 1980s, means till 1980s they all were in the same boat. Fine. But then what happened? Their growth changed very, very much. The growth indicators are studied with respect to GDP, gross domestic product, and sectoral contribution. So let us talk about the GDP now. I hope that all of our viewers knows the concept of GDP, that what actually GDP is. GDP is the sum total of the market price of all the final goods and services produced in an economy during an accounting period. एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उन सब के मार्केट प्राइस का टोटल होता है जीडीपी. तो प्रोडक्शन के मामले में तो नो डाउट चाइना इज फार बियॉन्ड देन इंडिया एंड पाकिस्तान इज फार बिलो. You can have a look that China has the second largest GDP of 7.2 trillion, whereas India is 3.3 with $3.3 trillion, and Pakistan GDP is
roughly about 10% of the India's GDP. So small economy. The following table shows the growth rates of GDP in these countries. So India were having 5.7% of growth rate. Now we have 7.4%. China were having like 10.3 and again 10.3. So nice stability, consistency you can say. So Pakistan's it was 6.3, but now that is means their GDP growth has fallen. Now let us talk about in detail. In 1980 to 1990, China was able to maintain a growth of nearly 10.3% in 1980 to 1990, when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%. So only the China was there who was leading the market, who were having the growth of like 10.3%. India had growth rate of 5.7% and Pakistan were like 6.3% in 1980 to 1990. So both were performing decently, but China was again leading. 2010, China was able to maintain double-digit growth of 10.3% and India growth showed increase of 7.4%. तो ये हमारा 2000 और 2010 के बीच का यानी कि पहला decade of 21st century की performance है. However, Pakistan's growth decreased from 6.3% to 4.7%, and that is just because of the political instability they had. Means none of their economy, none of their government was stable, was there on the permanent basis, who can give a better economic structure to Pakistan. So because of that, the things got worse over there, and that was about after their reforms. So the only reason, as I said, it is written over there, that was the political instability, which basically damaged everything. Now if I talk about the sectoral contribution, so sectoral contribution is just like that. Agriculture in India, the 100% contribution to GDP means just the 19% is done by the agriculture, 26 by the industrial, and 55 by the service sector. Whereas in China, it is 10% by the agriculture, 47, the highest one, from the industrial, means from the production, and 43 from the service sector. Now Pakistan, 21 from the agriculture, and then 25 from the industrial, and 54 from the service sector. But again, the total GDP, the volume of the total GDP is quite less. So this was the sectoral contribution to the GDP. Now let us talk about the distribution of workforce, कि कहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं. तो इंडिया की 56% population, 56% workforce, 56% works in the agriculture sector. Only 19% is there in the industrial sector, which basically contributes like 26%. The 19% population contributes 26%. Then 25% works in service sector contributes like 55%. Now China's is like 40% contributes only 10% in agriculture, 47%. So this is the most vital thing. The whole world has seen this thing, that how China dominated the production sector, the industrialized world. Every firm wants to go there, every firm wants to invest there, every firm wants to have a production unit in China, and China is no doubtly leading this. And 33% is contributing just 43%. So the service sector is not very much good in China, but yes, the production unit is damn good. If we talk about Pakistan, Pakistan's 45% of the workforce contribute only 21% in the GDP in the agriculture sector. Then 20% contributes like 25% in this. Then
35% of the population of the workforce contributes like 54% in the service sector. Fine. So let's talk about China now. That area suitable for cultivation is only about 10% of the total land area due to the topographic and the climatic conditions. So the climatic conditions are not good for the cultivation in China, and only 10% land is suitable for this. Fine. Now, until 1980s, more than 80% of the population in China were dependent on farming as the main and the only source of livelihood. So yes, China was again from those economies like India who basically works maybe majorly in the agriculture sector. And the picture got changed after 1980s, after the reforms happened in 1978 in China, and then things start getting changed. However, government encouraged people to leave their fields and pursue activities like handicrafts, commerce and transport, and that was under that scheme known as the Great Proletarian Scheme. So the Great Leap Forward, guys. So that was a result of that only. This resulted in decrease in the proportion of workforce involved in agriculture to 40%, contributing like only 10%. So they were contributing to less, बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और जिसका इंपैक्ट ये हमें देखने को मिला कि इंडिया के पास एक मार्केट बननी स्टार्ट होगी, बट अल्टीमेटली चाइना ने उस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया और खुद अपनी एक मार्केट डेवलप करी प्रोडक्शन के लिए, चीपेस्ट प्रोडक्शन के लिए, और लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल के किस में, इंडस्ट्रियल में डालना स्टार्ट किया. Secondary sector with the workforce of 27% contributed the highest to the country's GDP. That was 47%. So undoubtedly China found that key to attract the foreigners to come and have a production plant over here. We will provide you the cheapest labor which you can never find in the whole world. So they started providing this, which basically benefited China. Service sector with a workforce of 33% contributed like only 43% of the GDP. So service sector wasn't that much good in China. As in the normal course of development, China shifted their employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. So that is how the China is working, means now they are shifting their employment and output agriculture से manufacturing and then to services. So that is how they are shifting their trends, that is how they are shifting their focus. If I talk about India, so agriculture contributes like only 19% to the GDP, with 56% of the workforce was involved in it. So that is really very challenging thing for India, that so many people are just employed, but they are actually disguised unemployed. There is no such use of those people who are working over there, presenting this thing that yes, look, we are working, but actually there is no requirement of such people on that piece of land. So that is on what we have to focus. We have to move the people from the farm to the non-farm activities if you want to correct this poor stats, I should say. Industry contributed like 26% to the GDP with 19% of the workforce involvement. So that is a pretty much good thing.
their contribution to GDP is higher than the output from the agriculture. So this is good. And we should basically focus on both the things because our service sector is going very, very nice. Service sector contributes the highest, means of 55% to the GDP when only 25% of the workforce involved in this sector. So only 25% people are involved and they are giving so much to the economy. And like more than a half GDP is actually occupied by them. The service sector is emerging as a major player of development and in a prospective employer. So as against China, India has shifted directly to service sector from the primary sector. So yes, we have shifted our focus from that. So let us talk about Pakistan now, guys. Agriculture contributed 21% to the GDP with 45% of its workforce involved in the primary sector. So the same story is with Pakistan also. So many people are employed in the primary sector who are not delivering much to the GDP. Industry contributes just marginally higher than the agriculture, means 25% to the GDP, and involved only 20% of the workforce. तो खाली 20% लोग उसमें इन्वॉल्व और 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके देते हैं. सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट. तो अगेन द सेम स्टोरी लाइक in India, the same story is there with Pakistan, to the GDP, employing 35% of its population. So 35% of the workforce is engaged in the service sector, contributing like 54% in the total GDP. So that is quite a good thing with Pakistan, that even they are growing with their service sector. It is the service sector in Pakistan which contributes the highest. Thus, both in India and Pakistan, the service sector contributes the highest to the GDP. तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ही ये वाली चीज है कि हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करके देता है? सर्विस सेक्टर. सो द थिंग इज दिस गाइस, दैट मोर और लेस परफॉर्मेंस वाइज India and China are so close. On some grounds, Pakistan is ahead of India. On some grounds, India is ahead of both China and Pakistan. On some grounds, China is far ahead than us, India and Pakistan. So there is a very close call, especially in between, if we sum up all the things which we have done, that there was a very close call in between the India and China. Though China's production level are extremely higher than ours, but still we are giving a very close competition through our service sector. If they are good in the secondary, then we are also good in the tertiary sector. So again, if we have to give the ranks, then of course China is on the number one, India is on the second, and Pakistan is on the third. So many things which Pakistan have lacking, so many things India is lacking, and again so many things China is lacking, like the sex ratio, as I said. So this was a straightforward comparison between three economies. We'll talk about more things in our next lecture. Till then, what you have to do, you can simply Google, you can simply have a research on these things. So I have a small task for you guys. Why don't you Google this thing, that the areas where Pakistan is ahead of India, and you have to create a proper list on it. Fine. So we'll discuss about these things in our next lecture. Till then, take care of yourself, study hard, and yes, come back soon. Thank you so much, guys.